हाय एवरीवन, आप सभी को इंडस वैली सिविलाइजेशन के हमारे इस तीसरे चैप्टर में मैं वेलकम करता हूं। और इसकी हमने अभी तक 2 क्लास पूरी कर ली थी। ये होगी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी क्लास, जिसे हम शुरू करेंगे सोशल कंडीशंस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर जो सामाजिक परिस्थितियां थीं उससे। पिछली क्लास के लास्ट में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो हड़प्पन सोसाइटी हुआ करती थी वो क्या हुआ करती थी, इगैलिटेरियन, यानी कि समतावादी हुआ करती थी। यानी कि इसका मतलब ये हमें समझ में आता है कि जो लोग हुआ करते थे वो एक दूसरे को इक्वल ट्रीट किया करते थे। इक्वल ट्रीट करने का मतलब ये नहीं है कि मैं और तुम बराबर हैं। अब किसी भी आप रेफरेंस में ले लीजिए, चाहे आप पॉलिटिकली रेफरेंस लीजिए या फिर आप इकोनॉमिकली रेफरेंस लीजिए, दोनों ही क्षेत्र में मनुष्य यानी कि जो लोग हुआ करते थे वो एक दूसरे को इक्वल ट्रीट किया करते थे। मैंने यही बात आपको पिछली क्लास में बताई थी कि जो कास्ट सिस्टम होता है, किसी भी प्रकार की कास्ट प्रणाली हमें नजर नहीं आती है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ठीक है। सोशल कंडीशन का जिक्र करने के बाद हम पहला टॉपिक इसके अंदर पिक करेंगे फूड के बारे में, यानी कि खाना किस प्रकार से हुआ करता था। देखो, एक बहुत बड़ी रेंज के अलग अलग प्रकार के ये लोग फूड कंज्यूम किया करते थे, चाहे वो प्लांट प्रोडक्ट हो या फिर वो एनिमल प्रोडक्ट हो। दोनों ही प्रकार की चीजों का सेवन हुआ करता था, जैसे कि फिश, मीट, ये क्या है, एनिमल प्रोडक्ट्स है। अगर मैं प्लांट प्रोडक्ट्स की बात करूं तो अभी मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था, मेज यानी कि मक्का का कंजम्पशन देखने के लिए मिलता है, बार्ले यानी कि आपका जौ का कंजम्पशन देखने के लिए मिलता है, मिलेट यानी कि बाजरा हो, पल्सेस यानी कि दालें हो, चावल हो, फल हो, हर प्रकार के सेवन इस समय के लोगों के द्वारा किए जाते थे। जब हम फूड की बात करते हैं, एनिमल का कंजम्पशन हमने देखा, कुछ एनिमल्स के रॉ प्रोडक्ट को भी ये लोग कंज्यूम किया करते थे, जिसकी वजह से ये कुछ जानवरों को पाला करते थे। मैंने बताया था आपको पिछली क्लासेस के अंदर कि इनके द्वारा जो बकरियां हुआ करती थी उनको डोमेस्टिकेट किया जाता था। शीप हो गया, शीप यानी कि सॉरी भेड़ हो गया, या फिर आपका गोट हो गया यानी कि बकरियां हो गया, इन सभी को लोग ये क्या करते थे, पाला करते थे। भैंसों को पाला करते थे, सुअरों को पाला जाता था। तो ये फूड के अंदर क्या क्या चीजें थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो सोशल कंडीशंस हुआ करती थी उसके अंदर हमने ये दोबारा से जाना। इसके बाद, फूड के बाद हम क्लोथ्स की बात कर लेते हैं, कपड़ों की बात कर लेता है। देखो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों का जब हम जिक्र करते हैं और कपड़ों की बात करते हैं तो इन लोगों को बुने हुए कपड़े पहनने का शौक हुआ करता था। विवन यानी कि बुने हुए कपड़े हुआ करते थे। अब आप लोग बोलोगे कि सर जी आपने कहाँ पर जाकर देख लिया कि ये लोग बुने हुए कपड़े पहना करते थे, तो हमें ना क्या मिले हैं, मिट्टी के स्पिंडल्स प्राप्त हुए हैं, जिससे ये आइडिया लगता है कि इस समय पे क्या हुआ करते थे ना, ये लोग बुनाकार भी हुआ करते थे। मोस्टली जो ये कपड़े पहना करते थे वो कॉटन के हुआ करते थे। ना सिर्फ कॉटन, आपको वूल यानी कि ऊन का भी इस्तेमाल इन लोगों के द्वारा देखने के लिए मिलता है। ठीक है। जब हम महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के बारे में हमें ये प्राप्त होता है कि जो महिलाएं हुआ करती थी वो क्या पहना करती थी, शॉर्ट स्कर्ट जैसी चीजें भी पहना करती थी। जो मैन हुआ करते थे वो लॉन्ग रैप्ड क्लोथ्स पहना करते थे, यानी कि अगर ये कोई आदमी है तो ये क्या करते थे, अपने आप को पूरे के कवर में यानी कि कपड़े के कवर में अपने आप को घेर कर रखा करते थे। लोगों को अलग अलग प्रकार के हार वगैरह पहनने का शौक हुआ करता था, नेकलेस प्राप्त हुए हैं, या फिर हाथों में ब्रेसलेट्स भी ये लोग पहना करते थे। तो सारे शौक थे। ठीक है। अब ये जो मैंने आप लोगों से इनके द्वारा जो ऑर्नामेंट्स, जो गहने ये लोग यूज कर रहे हैं, ये ना हर कैटेगरी में मिलेंगे, हर प्रकार के आपको एलिमेंट के मिलेंगे। जैसे कि गोल्ड के बने हुए प्राप्त होते हैं, सिल्वर के ये लोग गहने वगैरह पहना करते थे। तो ऐसी जानकारी हमें इंडस लोगों के बारे में पता चलती है। तो ये हमने सोशल कंडीशंस के अंदर क्लोथ यानी कि कपड़े किस प्रकार से ये लोग यूज किया करते थे उसके बारे में भी हमने बात की। इसके बाद
अगली चीज है ये लोग किस प्रकार के गेम्स वगैरह खेला करते थे। यानी कि मैं यहाँ पर तीसरा टॉपिक लिखता हूँ गेम्स या फिर टॉयज। तो देखो बच्चों की जब बात होती है तो बच्चों के लिए यहाँ पर ना छोटे छोटे मिट्टी के बने हुए ना खिलौने हुआ करते थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल प्ले कार्ड्स, वो क्योंकि हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे भी इनके पास टॉयज हुआ करते थे ना जिनको ये असेंबल किया करते थे। जैसे कि आज के टाइम पे आपको अलग अलग प्रकार के पीस मिल जाते हैं कि भाई इस प्रकार का पीस है, इनको आपस में एक दूसरे के साथ असेंबल कीजिए। ऐसे भी कई सारे गेम्स बच्चे इस समय पर खेला करते थे। ठीक है, सीटियां, आप लोगों ने सीटियां बजाई होंगी ना, इसमें यहाँ पर आप फूंक मारते हैं और उससे आवाज निकला करती है। तो सीटियों का भी यूज किया करते थे किसको लेकर, बर्ड्स को बुलाना हो, बर्ड्स के साथ इनको खेलना हो, बर्ड्स को भगाना हो, सीटियां भी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज जब हम गेम्स की बात करते हैं तो बच्चे ना जैसे आज के समय में भी आप लोगों को कंचे खेलते हुआ देखते हैं ना, तो वहां पर भी मार्बल्स यूज हुआ करते थे। मार्बल्स, ठीक है। गर्ल्स यानी कि लड़कियों की जब बात होती है तो लड़कियों का जो शौक रहा करता था ना वो रहा करता था डॉल्स में। वो किचन किचन वाले गेम्स खेला करते थे, गुड़ियाओं को बनाना, गुड़ियाओं को सजाना, इस प्रकार के गेम्स बच्चे खेला करते थे जो इस आपके सभ्यता के थे। अब जो बड़े लोग हुआ करते थे यानी कि जो ओल्डर लोग हुआ करते थे, अब आप बोलोगे कि सर जी ये भी कुछ खेलते थे क्या, तो यहाँ पर ये ना गैम्बलिंग करा करते थे। जैसे कि ताश वगैरह खेलना या फिर डांसिंग का इनको शौक हुआ करता था, या फिर ये लोग हंटिंग को भी एक खेल की तरह लिया करते थे। तो ये गेम्स इनके अम्यूजमेंट के तरीके, इनके अपने जो शौक हुआ करते थे वो हमने जाने इंडस वैली सिविलाइजेशन के। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोगों को चीजें बताई हैं ये क्या है, ये सोशल एक प्रकार से सिचुएशन है जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों की हमें देखने के लिए मिलती है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लोगों की जो आर्ट हुआ करती थी, जो कला हुआ करती थी, जो अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट ये लोग बनाया करते थे। तो अगला टॉपिक हम लिखेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखो मैं फिर कहूंगा, आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि इन क्लासेस को रेगुलरली कर रहे हो तो थोड़ा सा इसमें ना बोरियत होती है, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि किसी भी चीज को मिस नहीं करना है। अच्छे से एक स्टोरी को बनाते हुए आप हर चीज को सुनते चलिए। पीडीएफ आप लोगों को मैंने दे रखी है, आप लोगों को मेरे टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने प्रोवाइड करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लीजिएगा। अगर आप ऐप पर इन क्लासेस को देख रहे हैं तो भी आपको मैं अपने जो वाईटी वगैरह सेशन है उसमें अपने टेलीग्राम के लिंक प्रोवाइड करता हूँ। मेरे ऐप पर आपकी पीडीएफ अवेलेबल है जो कि कंप्लीट हिस्ट्री से संबंधित है। तो आर्ट एंड क्राफ्ट पर हम आते हैं भाई। तो जो हड़प्पन सभ्यता का कल्चर हुआ करता था ना उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि वो किससे बिलोंग करता था, ब्रोंज एज से संबंधित था। ब्रोंज एज से संबंधित था, पांस्य काल जिसको हमने जाना था, ताम्रपाषाण काल के बाद में मैंने आपको ब्रोंज एज के बारे में बताया था। तो यहाँ पर इस सभ्यता के कल्चर के जो लोग हुआ करते थे ना इन्हें अलग अलग प्रकार के क्राफ्ट के बारे में पता था। जैसे कि इन लोगों को स्पिनिंग के बारे में आइडिया था, स्पिनिंग कि भाई किस प्रकार से ये स्पिनिंग के जरिए अपने बर्तनों को बना सकते हैं। इनको जो कपड़े वीविंग के तरीके होते हैं, कपड़ों को बुनने के तरीके इनको पता हुआ करते थे, या फिर बीड मेकिंग के बारे में पता इनको रहता था। बीड मेकिंग यानी कि वो छोटे छोटे गोल गोल से नहीं होते हैं जो कि मालाओं के अंदर जड़े हुए रहते हैं, इनको इन सब चीजों के बारे में पता हुआ करता था। ठीक है, तो हम आर्ट एंड क्राफ्ट का जिक्र जब कर रहे हैं तो आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर हम पहला पॉइंट डिस्कस करेंगे कि जो इनको इनको मेटलर्जी का ज्ञान था, तो इनको ब्रोंज से बनने वाले बर्तनों के बारे में ज्ञान था, उसके बारे में। ठीक है, मेटलर्जी एंड ब्रोंज क्राफ्ट, इस पर बात करेंगे।
देखो हड़प्पन्स के बारे में जब बात होती है तो इनके जो टूल्स हुआ करते थे वो पत्थरों के बना करते थे। लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ पत्थरों के बारे में इनको ज्ञान था, इनको ब्रोंज को कैसे यूज करना है, उन ब्रोंज को यूज करके आपको कैसे अलग अलग प्रकार के बर्तनों को या फिर क्राफ्ट्स को तैयार करना है, इनको सबके बारे में पता था। ब्रोंज ये मिश्र धातु होती है, सभी को पता है। तो ब्रोंज को बनाया जाता था किस किस का यूज करके, टिन और कॉपर का इस्तेमाल करके। क्योंकि टिन और कॉपर को मिलाकर बनने वाली इस मिश्र धातु ब्रोंज के जरिए कई सारी अलग अलग फॉर्मेशंस बर्तनों को दी जाती थी, शेप्स दी जाती थी। तो जब ये ब्रोंज यानी कि आपके इस तांबे की खोज होती है, तो इससे कहीं न कहीं ना मेटल के क्षेत्र में और अलग-अलग प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। मेटल वर्कर्स एक क्लास आपके सामने निकल कर आती है। तो इस ब्रोंज के ऐसे ही नहीं है कि सिर्फ़ इन्होंने इमेजेस ही बनाए हों, मूर्तियाँ ही बनाई हों या फिर बर्तन ही बनाए हों। इन्होंने अलग-अलग तरीके के ना वेपन्स भी बनाए। इन्होंने एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ियाँ बनाई, इन्होंने चाकू यानी कि नाइफ्स बनाए अपने इसी ब्रोंज के। ठीक है? तो इनको ब्रोंज के अंदर जब आइडिया लगा ना कि इस ब्रोन को हम किसी भी तरीके के अलग प्रोडक्ट में, अलग टूल में यूज़ कर सकते हैं, तो उन्होंने इमेजेस भी बनाई, इन्होंने आपके चाकू भी बनाए, इन्होंने कुल्हाड़ियाँ भी बनाई, हर क्षेत्र में इन्होंने ब्रोंज को यूज़ किया। ठीक है? अगला पॉइंट जो हम आर्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, इनके द्वारा बनाए जाते थे टेराकोटा के फिगरीन्स। अगली जो बात करूँगा वो मैं करूँगा किसकी? टेराकोटा फिगरीन्स। यानी कि टेराकोटा की बनी हुई आपको अलग-अलग छवियाँ, फिगरीन्स। तो देखो जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के अलग-अलग साइट्स को स्टडी करते हैं, तो हमें बहुत बड़े नंबर में ना नज़र आते हैं टेराकोटा। टेराकोटा जिसको आप ऐसे बोल दीजिएगा कि जो ज़मीन के नीचे की आपकी मिट्टी निकलती है ना, चिकनी मिट्टी की कैटेगरी का आप इसको मान सकते हैं। इससे बने हुए इन्होंने कई सारे खिलौने प्राप्त किए। या तो टॉयज़ के रूप में ये टेराकोटा से बनने वाली जो छवियाँ हुआ करती थी, उनको यूज़ करा करते थे या फिर इनको ना ये पूजने के लिए कुछ फिगर बना लिया करते थे कि भाई देखो ये एक भगवान जी हैं, इन भगवान जी की हम प्रार्थना करेंगे और उनकी पूजा किया करती थी। अब जब हम वर्शिपिंग यानी कि पूजा के लिए यूज़ करते हैं, तो अलग-अलग प्रकार की बर्ड्स की छवियाँ हमें प्राप्त हुईं। हमें अलग-अलग डॉग्स की छवियाँ प्राप्त हुईं या फिर जितने भी पालतू जानवर होते हैं, उनके आपको ऐसे कई सारे छवि प्राप्त हुए। छवि मतलब आपकी फिगरीन्स प्राप्त हुईं, ठीक है? तो टेराकोटा की फिगरीन्स के अंदर इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्वॉल्वमेंट रहा करता था। ऐसे ही जब हम मार्केट जाते हैं, तो मार्केट में वज़न तोलने के लिए आपके पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए ना, जैसे कि आप 1 किलो की बाट यूज़ करते हैं। तो इस समय में जब आर्ट और क्राफ्ट की हम बात करते हैं, तो ये लोग अलग-अलग प्रकार के वेट्स और मेजर्स को भी यूज़ किया करते थे। तो मैं अगली बात करूँगा वेट्स एंड मेजर्स। तो जब हम हड़प्पन लोगों की बात करते हैं, तो ट्रेड करने में यानी कि व्यापार करने में या फिर किसी भी प्रकार की ट्रांज़ैक्शन करने में, ये लोग वेट्स का यूज़ किया करते थे। कई सारे हमें अलग-अलग साइट से आर्टिकल्स प्राप्त हुए, जो कि इनके द्वारा यूज़ की गई यूनिट्स के बारे में आइडिया देते हैं। तो 16 या फिर 16 के मल्टीपल में हमें मेजर्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि आज के समय में तो चलो हम 1 किलो का बाट या फिर 1 किलो के मल्टीपल में अलग-अलग तरीके की चीज़ें देखते हैं। लेकिन इस समय में 16 के मल्टीपल में कई सारी चीज़ें इनके द्वारा यूज़ की जाती थी। ठीक है? अब आप बोलोगे ये जो इनके वेट्स वगैरह हुआ करते थे, ये किससे मिलकर बना हुआ करते थे? तो आप इनको अ, अलग-अलग प्रकार की चीज़ों से बनता हुआ देखते हैं। जैसे कि एक स्टोन होता है, इसको कहा जाता है आपका चर्ट स्टोन। इस चर्ट स्टोन का यूज़ हुआ करता था, भार वगैरह बनाने में। और ये जो भार हुआ करते थे ना, ये क्यूबिकल हुआ करते थे, घनाकार आकृति के हुआ करते थे। हम इससे आइडिया लगा पाते हैं कि भई इनका जो ये आर्ट और क्राफ्ट के अंदर यू नो एक प्रकार से इंटरेस्ट हुआ करता था, तो उसके ज़रिए ये क्या बनाया करते थे, इन वेट्स और मेजर्स की यूनिट्स को भी बनाया करते थे। इसके बाद एक और चीज़ जो कि आप लोग बहुत देर से इंतज़ार कर रहे होंगे, वो होंगे मिट्टी के बर्तन, यानी कि पॉटरी।
पॉटरी मेकिंग के अंदर हड़प्पन्स को एक प्रकार से आप एक्सपर्ट मान सकते हैं। इनके ना चक्के हुआ करते थे। उन चक्कों के जरिए क्या बनाया करते थे, ये अलग अलग प्रकार के पॉटरी बनाया करते थे। अलग अलग प्रकार की शेप उनको दिया करते थे। एक कॉमन टर्म यूज होती है, आप लोग याद रखिएगा, RBW। इस पर मैंने पहले भी चर्चा करी है। इनको कहा गया रेड एंड ब्लैक वेयर, यानी कि लाल और काले रंग के यूज किए जाते थे कलर्स आपके इन मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए। तो ये पॉटरी के अंदर भी इनका आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर यूज हुआ करता था। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें आर्ट और क्राफ्ट के अंदर इनके बारे में आइडिया देती हैं। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसका आप लोग वेट कर रहे होंगे वो थी मोहरें, सील्स। तो देखो, जो सबसे ग्रेटेस्ट इनके द्वारा आर्टिस्टिक क्रिएशन है वो क्या है, वो मोहरें हैं, वो सील्स हैं। आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये किसकी बना करती थी, तो आप इसमें सॉफ्ट स्टोन याद रखेंगे, या फिर इसको एक टर्म भी दी जाती है, स्टेलेटाइट स्टोन, स्टेटाइट स्टोन। इसकी मोहरें बना करते थे, अलग अलग प्रकार की उनके ऊपर पिक्चर्स हुआ करते थे, या फिर लेख हुआ करते थे। कभी किसी एनिमल की छवि नजर आ गई, कभी किसी बुफेलो की छवि नजर आ गई, कभी कोई बकरी बकरी छाप दी, एलिफेंट्स की छवि नजर आ गई। ठीक है। तो ये जो मोहरे हुआ करते थे, इनको किस लिए यूज किया जाता था, जो व्यापारी हुआ करते थे, जो ट्रेडर्स यूज हुआ करते थे, वो अपनी जो गुड्स हुआ करती थी, वस्तुएं हुआ करती थी, उनके ऊपर स्टैंप के रूप में यूज किया करते थे। अच्छा, एक सबसे फेमस सील जिसका जिक्र हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर देखते हैं, तो वो हमें प्राप्त हुई मोहनजोदारो से। और उसके ऊपर हमें किसकी छवि नजर आई, पशुपति की। ये सवाल कल को आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो आपको सील्स प्राप्त होती हैं, इनमें से एक फेमस सील है जिसके ऊपर पशुपति की छवि नजर आती है, ये प्राप्त हुई मोहनजोदारो से। इसमें एक फिगर बनी हुई है, एक मतलब योगा पोस्चर में एक व्यक्ति बैठे हैं, उनकी लेग्स ऐसे क्रॉस्ड हैं। आपको उसकी पीडीएफ में मैंने छवि भी ऐड कर रखी है। और उस व्यक्ति के आपको आसपास कुछ जानवर नजर आ रहे हैं। उस व्यक्ति के आसपास जो आपको जानवर नजर आ रहे हैं ना, वो याद रखने हैं। जैसे कि इस सील के अंदर जो व्यक्ति योगिक पोस्चर में बैठे हैं, उसके आसपास आपको एलिफेंट नजर आता है, टाइगर की छवि नजर आती है, राइनो यानी कि गैंडे की छवि नजर आती है, और बफेलो। इन जानवरों को याद रखिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित सवाल भाई हम लोगों से पूछ लिए जाते हैं कि बताइए कि जो पशुपति की सील मोहनजोदारो से प्राप्त हुई, उसके अंदर कौन सा एनिमल नहीं है। तो ये जो मैंने अभी 5 पॉइंट आपके साथ डिस्कस करे, ये किससे रिलेटेड थे, ये थे आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि जिन अलग अलग आर्ट और क्राफ्ट्स को आप इस सभ्यता के लोगों के द्वारा यूज करते हुए देखते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों के द्वारा, वो होंगी इनकी धार्मिक प्रैक्टिसेस। तो चलिए भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को जानेंगे। रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि धार्मिक तौर पर इन लोगों के द्वारा आपको क्या क्या चीजें नजर आती हैं। तो देखो, जब हड़प्पन लोगों की हम बात करते हैं, तो ये भगवानों की पूजा किया करते थे, लेकिन भगवानों की पूजा ये किस रूप में किया करते थे, नेचर के रूप में, यानी कि नेचर के पूजक हुआ करते थे। ये प्रकृति की पूजा किया करते थे। जैसे कि ये पेड़ों को पूजा करते थे, ये एनिमल्स की पूजा किया करते थे, या फिर अगर ये एनिमल्स की पूजा, ट्री की पूजा के अलावा किसी ह्यूमन बीइंग की भी पूजा करते थे, तो एक ये नेचुरल एक इमेज क्रिएट कर लेते थे। ठीक है। और उनकी ये फिर मूर्ति बनाकर पूजा किया करते थे। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस समय में आपको टेम्पल्स नजर नहीं आते हैं। ठीक है। कई सारी अभी जो हमने पीछे टेराकोटा की बनी हुई मूर्तियां प्राप्त हुई हैं,
तो हमें वहां पर कई प्रकार की महिलाओं की भी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। तो हमें ये प्राप्त होता है कि टेराकोटा की बनी हुई उन मूर्तियों के अंदर जिन महिलाओं की छवियां हम देखते हैं, तो ऐसा हम आइडिया लगा पाते हैं कि ये देवी की पूजा किया करते थे, यानी कि मदर गॉडेस की पूजा किया करते थे। ठीक है, देवी माँ की पूजा किया करते थे। ऐसी कई सारी आप लोगों को मूर्तियां प्राप्त हुई हैं जहां पर एक महिला है और उनके एम्ब्रायो से ना एक एक प्रकार से प्लांट निकल रहा है। तो वो एक प्रकार से ऐसी देवी माँ की रूप की छवि के बारे में आइडिया देती हैं जो कि पृथ्वी की देवी हैं, अर्थ गॉडेस है। तो इस इन सब चीजों से हम ये आइडिया लगा पाते हैं कि भाई ये ना पृथ्वी की तरफ अपना ज्यादा ध्यान दिया करते थे। पृथ्वी कितनी उपजाऊ है उसको वर्शिप किया करते थे। ठीक है, ऐसे ही जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात होती है ना, तो वहां पर वो एक नील गॉडेस, जो नील नदी के किनारे पर इजिप्शियन सिविलाइजेशन बसी थी ना, तो वहां पर एक नील गॉडेस हुआ करती थी, नील गॉडेस आइसिस, उनकी पूजा किया करते थे। तो वुमेन गॉडेस के बारे में हमने जान लिया। ऐसे ही ना हमें एक मेल डेटी नजर आएंगे, एक देवता नजर आएंगे, जिनका अभी मैंने आपको बताया था कि एक सील के ऊपर हमें छवि नजर आई। वो कौन है? वो है पशुपति। ठीक है, तो कुछ ऐसी रिलीजियस एक्टिविटीज हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जानी। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ देवी माँ और देवता को ही जाता था या फिर पशुपति जी को ही पूजा जाता था। एनिमल्स को भी ये लोग वर्शिप किया करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी ये पूजा किया करते थे वो होते थे हम्ड बुल, यानी कि बैल। एनिमल्स की भी पूजा में सबसे इंपॉर्टेंट ये, क्योंकि अलग अलग आपको सील्स पर अलग अलग जगह पर इनकी छवि प्राप्त होती है। तो ये रिलीजियस प्रैक्टिसेस हमने देखी जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर यूज करी जाते थे। इसके बाद आएंगे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की राजनीति कैसी हुआ करती थी, इनकी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ करती थी। तो आइए भाई अगला टॉपिक लिखते हैं, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो देखो, जब हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों की, तो इसके बारे में कोई क्लियर आइडिया नहीं है कि यहाँ पर कोई पॉलिटिकल क्लास हुआ करती थी या नहीं हुआ करती थी। और इसके विपरीत जब हम इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बातें करते हैं या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो कोई भी टेम्पल या फिर कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को नहीं पाया गया हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। तो हम ये भी कह सकते हैं इस वजह से कि भाई अगर हमें कोई टेम्पल यहाँ पर नहीं मिले हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो जो ये आइडिया हुआ करता था कि भाई मंदिरों के जो प्रीस्ट यानी कि पुजारी हुआ करते थे, क्या वो लीडर हुआ करते थे, हम इसके बारे में भी नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को रूल किया करते थे, उनको आप ज्यादा जो केंद्रित देखेंगे वो देखेंगे कॉमर्शियल लेवल पर। कॉमर्शियल लेवल पर यानी कि जो मर्चेंट हुआ करते थे, जो व्यापारी हुआ करते थे, जो ज्यादा बड़ा व्यापारी, वो अपने हिसाब से वहां पर क्या करा करता था, रूल किया करता था। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोगों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये काफी शांति प्रिय लोग हुआ करते होंगे, यानी कि पीस लविंग लोग हुआ करते होंगे, क्योंकि इस समय पर उस प्रकार के बड़े बड़े वेपन नहीं नजर आते हैं। छोटे मोटे वेपनिक टूल तो नजर आते हैं लेकिन बड़े वेपन नजर नहीं आते हैं। तो अगर बड़े वेपन नहीं नजर आते हैं तो ये लोग आपस में फिर तो लड़ा भी नहीं करते होंगे। ठीक है, तो ये हमने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखी। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हम बात कर लेते हैं पैलेसेस और किंग्स की, यानी कि इसी के अंदर हम एक टॉपिक लिख लेते हैं, पैलेसेस एंड किंग्स। कि क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर अलग अलग महल और राजा हुआ करते थे? तो जो हमारे पुरातत्वविद हैं, यानी कि जो हमारे
आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, उनके द्वारा लिखे गए रिकॉर्ड किसी भी ऐसे प्रकार का हमें आंसर नहीं देते हैं कि उस समय पर कोई किंग रूल किया करता था या फिर किसी एक व्यक्ति के हाथ में पावर हुआ करती थी, है कि नहीं? इसके अलावा मोहन जोदारो के अंदर आपको कुछ चीज मिली थी, लार्ज बिल्डिंग्स मिली थी। उन लार्ज बिल्डिंग्स को देखकर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं कि भाई देखो पैलेसेस तो हुआ करते थे, यानी कि महल तो हुआ करते थे। जब महल हुआ करते थे तो कोई ना कोई मे बी वहां पर हो सकता है कि कोई किंग हुआ करता था। ऐसे ही कई सारे आपको स्टैच्यू मिले, उन स्टैच्यूज के आधार पर ऐसा आइडिया लगाया गया कि भाई जो बड़े बड़े विद्वान लोग हुआ करते होंगे उस समय के, जिनको ज्यादा माना जाता था, जो इनको ज्यादा ज्ञान देते होंगे, उनको कह दिया जाता होगा कि भाई आप यहाँ पर हमारे किंग के रूप में काम कीजिए। तो ये हमने जाना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके बाद अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के पतन के बारे में, यानी कि डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। 1800 बीसी का समय आते आते मोस्ट ऑफ जो मेच्योर हड़प्पन साइट्स थी वो एक प्रकार से अबेंडन कर दी गई थी, लोग उनको छोड़कर चले गए थे अलग अलग कारणों से। इसी के साथ साथ पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो उन्होंने अपना एक प्रकार से प्रसार प्रसार किया, वो अलग अलग नई जगहों पर जाकर सेटल होने शुरू हो गए। जैसे कि गुजरात की बात होती है, कुछ लोग यहाँ पर आकर सेटल हुए, कुछ लोग हरियाणा, आज के हरियाणा जैसे राज्य के अंदर आपके आकर सेटल हुए, या फिर कुछ लोग उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वहां पर जाकर सेटल हुए। कुछ ऐसी भी आपको हड़प्पन साइट्स नजर आई जिनको लगभग 1900 बीसी तक ऑक्यूपाई करके रखा था लोगों ने, लेकिन फिर वहां पर बहुत सारे मुद्दे आए, वहां पर बहुत सारे इश्यूज आए जिसकी वजह से ये लोग क्या कर गए, डिसअपियर कर गए। अब ये डिक्लाइन क्यों होता है इसको लेकर ना अलग अलग लोगों की अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग थ्योरीज लोग देते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आर्यंस के द्वारा, आर्यंस ने यहाँ पर इन्वेजन कर दिया होगा, आर्यंस ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया होगा जिसकी वजह से हो सकता है कि ये हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन कर गई हो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई क्लाइमेट चेंज की वजह से ये लोग ना सह पाए हो चेंजेस को। कुछ लोग कहते हैं कि डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगल वगैरह खत्म हो गए तो उसकी वजह से लोग सरवाइव नहीं कर कर पाए। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई फ्लड्स आ गए, बाढ़ें आ गई, जिससे पूरी की पूरी सभ्यताएं क्या कर गई, डिक्लाइन कर गई। कुछ लोग कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट इनकी रिवर्स हुआ करती थी वो सूख गई तो ये लोग जी नहीं पाए। कई सारी चीजें यहाँ पर थ्योरीज के अंदर एक्सप्लेन करी जाती हैं, और अलग अलग जो हिस्टोरियन है उनके द्वारा। जैसे कि जब मैं आपको पहला चैप्टर पढ़ा रहा था और वहां पर मैं आपसे सोर्सेस की बात कर रहा था तो एक आदमी का नाम मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वो थे कौन, एम व्हीलर। ये एम व्हीलर ने कौन सी थ्योरी को सपोर्ट किया, आर्यन इन्वेजन वाली थ्योरी को सपोर्ट किया। ये कहते हैं कि भी देखो कुछ ऐसे एग्जॉटिक टूल्स हमें ये आइडिया देते हैं कि जो नए आर्यंस आपका इधर की तरफ मूव करते हैं तो इस समय के यहाँ के लोग उनको फेस ही नहीं कर पाए। इवन कुछ ऐसे भी इनको, इनकी जो किताबें लिखी गई व्हीलर सर की, उसमें इन्होंने कहा कि भाई हमें कुछ ऐसे भी साइंस मिले हैं, ऐसे कुछ हमें चिन्ह प्राप्त हुए हैं जिसमें वायलेंस हुआ था, मोहनजोदारो में वायलेंस हुआ था। तो उसके साथ हम आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर वायलेंस की वजह से ये हड़प्पन लोग क्या कर गए हो, खत्म हो गए हो। तो कई सारी चीजें हैं जो कि थ्योरी के रूप में यूज करी जाती हैं। अब उन थ्योरीज पर जाने के उतना टाइम यहाँ पर है नहीं, लेकिन एक टेबल मैं बना देता हूँ अलग अलग विचारकों की क्या क्या ओपिनियन है, उससे आप लोग आइडिया लगा पाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट लिखूंगा, बाकी जो मेरी पीडीएफ है उसमें मैंने टेबल ऐड कर दी है, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो हम देखते हैं डिफरेंट ओपिनियन के इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे डिक्लाइन हुई। मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंट
ओपिनियन कि जो ये डिक्लाइन हुआ इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो कैसे हुआ। इसमें क्या करता हूं ना, मैं एक तरफ लिख देता हूं थिंकर का नाम कि किन्होंने ऐसा कहा, और उनकी ओपिनियन क्या है, उनकी राय क्या है। तो सबसे पहले ना एक इंपॉर्टेंट नाम है, उनका नाम है स्टुअर्ट। तो ये स्टुअर्ट अंकल ना ये कहते हैं कि आर्यंस आए और उन्होंने यहां पर अग्रेशन दिखाया, जिसकी वजह से ये लोग क्या कर गए, खत्म कर गए। इसके अलावा हमारे एक इंपॉर्टेंट थिंकर है एम आर सहानी। इनके द्वारा कहा गया कि भाई यहां पर ना अकाल आ गया, और अकाल की वजह से ये लोग खत्म हो गए। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं, एक कैनेडी करके अंकल है, कैनेडी करके, इन्होंने कहा कि भाई कैलेमिटी आ गई, नेचुरल कैलेमिटी, कोई एपिडेमिक आ गया, कोई बीमारी आ गई, उसकी वजह से ये लोग यहाँ पर डिक्लाइन कर गए। तो इनके बारे में जानने की उतनी जरूरत नहीं है, बट स्टिल एक आइडिया लगता है कि भाई क्या हुआ होगा, क्या चल रहा होगा, उन चीजों के बारे में हमें पता चलता है। तो आज की क्लास में ना मैं यहीं तक रखता हूँ। अगली क्लास के अंदर जो टॉपिक हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर शुरू करेंगे, वो करेंगे हड़प्पन कल्चर का जो पोस्ट अर्बन फेज है, उसके बारे में। तो यहां तक इसमें इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा। बाकी क्लासेस आपको मैं रेगुलरली प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू।